अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 6 पार्टिकल साइज एनालिसिस और स्क्रीनिंग के बारे में हम बात करेंगे। हम इस लेक्चर को वहीं से कनेक्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट टाइम इसको छोड़ा था। ये आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि परसेंटेज और मैथ फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है। अच्छा, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल 60%, 76% या 98%, ये सब परसेंटेज की मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स हैं। परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। किसी भी चीज की परसेंटेज मालूम करनी होती है तो आप क्या करते हैं कि उस चीज को डिवाइड कर देते हैं टोटल पर और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मैथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मैथ्स into 100 is equal to percentage। अच्छा, अब लेट सी कि जब हमारे पास कोई सीप शेकर होता है जिसके अंदर हमने साइज एनालिसिस करना है या आपने पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है, तो हम क्या करते हैं कि आप लोग ऑलरेडी एक प्रीवियस लेक्चर में आप ये देख चुके थे कि जो मैश नंबर, लार्ज मैश नंबर की जो स्क्रीन होती है, जैसे कि 4 आपके पास उसका साइज उसका जो है उसका बड़ा होगा लेकिन नंबर वो छोटा होगा। लेट्स से अगर यहाँ पे 4 मैश की यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है तो 8, 16, 32 एंड सो ऑन आपके पास इस तरह की स्क्रीन लगी होंगी। तो हम किस तरीके से परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जरा देखिएगा कि लेट से कि मेरे पास इस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इस सीप शेकर के अंदर जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है तो जो टॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉलिड मटेरियल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अच्छा, अब टोटल मैथ जो मेरा यूज हुआ है वो 1000 ग्राम है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, टोटल मैथ इस परसेंटेज के अंदर 1000 ग्राम है। वो मैंने इस स्क्रीन की, इस टॉप वाली स्क्रीन के ऊपर मैंने यूज कर दिया है। अच्छा, अब मैंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि मैंने एक दो तीन चार चार स्क्रीन लगाई हैं, 4, 8, 16, 32। सबसे नीचे पेन है, ये देखें जैसे आप लास्ट में देख सकते हैं पेन है, इसके अंदर पेन था। अब टोटल जो इस टॉप वाली स्क्रीन के ऊपर मेरे पास जो टॉप की स्क्रीन थी, यहाँ पे मैंने 1000 ग्राम मैच डाला हुआ था और 4 मैच की जो स्क्रीन थी उस पर मेरे पास 50 ग्राम मैच रिटेन हुआ है। 8 मैच पर 150 हुआ है, 16 मैच के ऊपर 500 हुआ है, 32 मैच के ऊपर 180 ग्राम हुआ है। और जो पेन था उसके ऊपर, यानी कि जो इस बॉटम के ऊपर, वो कोई स्क्रीन नहीं है, सिर्फ आपके पास, आपने उसको जाया होने से बचाने के लिए एक ढक्कन सा लगाया हुआ है। वहां पर आपके पास 120 आपके पास जो है ग्राम्स आपके पास सॉलिड जो है वो आया है। अब इन सब को आप जमा करेंगे तो ये आपके पास 1000 ग्राम्स ही होगा जो आपने टॉप पर डाला था। अब हर स्क्रीन के ऊपर हम उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि हर स्क्रीन के ऊपर कितनी परसेंटेज हमारे पास मैथ्स हमें हासिल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैथ्स का फॉर्मूला जैसे कि देखा है, इंडिविजुअल मैथ्स डिवाइड बाय टोटल मैथ्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर 50 था तो 50 टोटल मैच कितना था 1000। और ये बात कर रहे हैं कि जब हमने लेट से कि आपने 15 मिनट्स के लिए सीप शेकर चलाया था, उसके बाद अब हर स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये सॉलिड्स पड़े हुए हैं, तो 50 डिवाइड बाय 1000 तो ये आपके पास 5%, इसी तरह 15%, 50%, 18, 12, इन सब को जब आप जमा करेंगे तो आपके पास जो टोटल परसेंट है वो 100 आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज एनालिसिस के अंदर, पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारे पास परसेंटेज होती है, इसी तरीके से हम पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर एक टर्म यूज करते हैं, मैस फ्रैक्शन। अच्छा, मैस फ्रैक्शन फर्क है। अब मैस फ्रैक्शन के अंदर एक छोटा सा फर्क है हमारे पास परसेंटेज के मुकाबले में, कि जो आपके पास परसेंटेज होती है वो आउट ऑफ 100 होती है, लेकिन जो मैस फ्रैक्शन होती है वो आउट ऑफ 1 होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे मैस फ्रैक्शन है, तो मैच फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास हमेशा आउट ऑफ 1 हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.02, 0.5, 0.67। तो मैच फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल मैच डिवाइडेड बाय टोटल मैच। तो हमारे पास जो फर्क है आपकी परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज में यहाँ पर अगर आप यही अगर फॉर्मूला अगर हम परसेंटेज के लिए बात करते तो यहाँ पर आपके साथ 100 भी लगा होता
तो हमारे पास जो मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन इज जस्ट सिंपली इंडिविजुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब इसी एग्जांपल को देखें जो हमने आपके पास मैंने परसेंटेज के आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको सिव एनालिसिस में दिखाया था। इसी तरह हमारे पास 4 डिफरेंट मैश की हमारे पास ये मैश लगी हुई है, हमारे पास स्क्रीन लगी हुई है, सीव्स लगी हुई है, नीचे पैन लगा हुआ है। उसी तरह उसी सेम सेम वो डाटा है कि आपके पास 50, 150, 500, 180, 120, ये हमारे पास आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ सीविंग हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ है। 1000 टोटल ये मैस है। अब आपने मैस फ्रैक्शन जब आपने इसकी कैलकुलेट करनी है हर सीव के लिए, हर स्क्रीन के लिए, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस इज इक्वल टू मैस फ्रैक्शन। तो आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.05, 150 डिवाइडेड बाय 500 divided by 1000.5, mass fraction is equal to 1. Just as sum of all the percentages was equal to 100, the sum of all the mass fractions is equal to 1. अच्छा जी, अब लेट्स से कि आप चाहते हैं कि परसेंटेज को अपनी मैस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपके पास कोई परसेंटेज गिवन है और आप उसको मैस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट डिवाइड द परसेंटेज बाय 100। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास लेट्स से कि आपके पास ये परसेंटेज गिवन थी, आपने इस परसेंटेज को जब 100 पे डिवाइड किया है, तो आपको जो चीज ऑब्टेन हुई है उसको हम मैस फ्रैक्शन कहेंगे। इस फॉर्मूले को जरा हम एक्सप्रेस करते हैं कि आपको पता है कि जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो होता है मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस इनटू 100, ये आपके पास पता है, ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज को जब आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो मैस फ्रैक्शन आ जाएगी। कैसे हुआ है, ये जो 100 थी इस 100 से कट गई है और आपके पास mass fraction is equal to mass divided by total mass। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने परसेंटेज को mass fraction में कन्वर्ट करना हो, just divide the percentage by 100 and you will obtain mass fraction। अच्छा, वाइस वर्सा, हम mass fraction से परसेंटेज ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने mass fraction से परसेंटेज ऑब्टेन करनी है तो मल्टीप्लाई योर mass fraction by 100 and you will obtain the percentage। तो किस तरीके से, आपको पता है कि आपके पास ये mass fraction थी, आपने जब mass fraction को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। आपको पता है कि mass fraction का फॉर्मूला क्या होता है, mass fraction का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल mass डिवाइडेड बाय टोटल मैस। तो मैस तय किया है और आपके पास परसेंटेज है और आप जानते हैं कि ये जो टोटल चीज होती है इस चीज को हम परसेंटेज कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो हम पार्टिकल साइज एनालिसिस या पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या कैलकुलेशन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लामहला बहुत ज्यादा हम ये परसेंटेजेस और मैथ्स फ्रैक्शंस यूज करते हैं। शायद आप ऑलरेडी ये पहले से जानते थे, लेकिन अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको मैथ फ्रैक्शन के बारे में बताया है, एक और चीज हम पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं, उसका नाम है क्यूमुलेटिव मैथ फ्रैक्शन। आप लोगों ने बेटा इस नाम से घबरा नहीं जाना। क्यूमुलेटिव मैथ फ्रैक्शन, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब आप चीजों को सम अप कर देते हैं, क्यूमुलेटिव। तो यहां तक ये सेम है। या देखिए आपके पास वही डाटा है कि आपके पास इंडिविजुअल स्क्रीन के ऊपर आपने मैथ फ्रैक्शन ऑब्टेन कर ली, यहाँ पे आपके पास हर स्क्रीन और टोटल जो आपके पास मैथ फ्रैक्शन थे वो यहाँ पर आपके पास आ गए। लेकिन आप एक अब कॉलम और ऐड कर दिया जिसमें मैंने लिख दिया क्यूमुलेटिव मैथ फ्रैक्शन। क्यूमुलेटिव मैथ फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इस स्क्रीन तक आपके पास कितनी मैथ फ्रैक्शन आई है, सम ऑफ ऑल द मैथ फ्रैक्शन कितनी आई है, 0.05। तो आपके पास जो पहली मैथ स्क्रीन थी, पहली सीव थी, उसकी जो मैथ फ्रैक्शन थी वही उसकी क्यूमुलेटिव मैथ फ्रैक्शन होगी। अब आपके पास जो दूसरी स्क्रीन थी 8 मैच की, उसके ऊपर जो मैच फ्रैक्शन ऑब्टेन हुई है वो 0.15 आपके पास, क्योंकि जो मैच उस स्क्रीन के ऊपर रिटेन हुआ था वो 150 ग्राम रिटेन हुआ था। आपने उस मैच को जब टोटल मैच यानी कि 1000 ग्राम्स पर डिवाइड किया तो आपके पास जो मैच फ्रैक्शन उस स्क्रीन की आई है 0.15 आई है। अच्छा, अब पिछली आपके पास जो मैच फ्रैक्शन, मैच फ्रैक्शन थी वो 0.05 थी।
अब आप 0.05 में इस स्क्रीन की कर देंगे तो आपकी क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन इस स्क्रीन तक 0.20 हो गई। बिल्कुल इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पता है कि जब 16 मैश के ऊपर 500 ग्राम्स आपके पास मैस रिटेन हुआ है, तो 500 डिवाइड बाय 1000 हमारे पास जो मैस फ्रैक्शन इस स्क्रीन की आई है वो आपके पास 0.5 आई है। 0.2 प्लस 0.5, तो क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन आपके पास आ गई यहां तक 0.7। इसी तरह आपकी जो लास्ट स्क्रीन थी 32 थी, 32 और उस स्क्रीन के ऊपर जो मैस रिटेन हुआ है वो 180 हुआ है, तो आपके पास जो मैस फ्रैक्शन आई है इस स्क्रीन की 0.18 आई है। अब आपने 0.7 और 0.18 यानी कि उस स्क्रीन की मैस फ्रैक्शन जो आई है उसको अब तक की जो आपकी क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन आई थी उसमें एड अप कर देंगे तो आपके पास 0.88 आ जाएगा। इसी तरह जो पेन थी उसकी मैस फ्रैक्शन 0.12 थी, आपके पास ये क्यूमुलेटिव इस तरीके से 1 आपके पास मैस फ्रैक्शन आ गई है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है, लेट्स से कि आप देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास 16 इस तक कितनी आपके पास मैस फ्रैक्शन ऑब्टेन हुई है, आप फौरन देख सकते हैं इस टेबल के अंदर इस डाटा से कि भाई आपके पास 16 मैश नंबर तक आपके पास 70% ऑफ मैस फ्रैक्शन आप ऑब्टेन कर चुके हैं। जब 0.7 आप मैस फ्रैक्शन ऑब्टेन कर चुके हैं तो आपके पास एनालाइज करने के लिए आसानी हो जाती है कि आपके पास आपको पता है कि भाई अच्छा जब दो मैश लगाई थी, दो मैश तक तो आपके पास 20% तक क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन आई है, लेकिन जब आपकी तीसरी मैश लगाई थी आपके पास फॉरन 70% आई है, तो आपका एनालिसिस में आसान हो जाता है आपका देखना कि आपको पता लग जाता है कि अच्छा भाई फर्क की बात है। आप कहते हैं यार अगर 8 के बाद लेट से क्योंकि एकदम बहुत बड़ी जंप आई है तो शायद आप दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना चाहें, 8 के बाद आप 12 भी लगाएं ताकि आप देख सकें इसके अंदर कोई और फ्रैक्शन भी मौजूद थी कि नहीं थी। तो ये जो आपके पास 1 कलेक्ट हुआ है ये क्यूमुलेटिव मैश फ्रैक्शन है जो कि सम ऑफ ऑल द मैश फ्रैक्शंस है जो कि 1 के बराबर होगा। अच्छा अब एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास देखिए कि जब हम पार्टिकल साइज एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं तो पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर हमारे पास जब डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट साइजेस की आपके पास मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स के अंदर, ये इंटरमीडिएट सॉलिड्स हैं या आपके पास ये फाइन सॉलिड्स हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्सप्रेशन यूज करते हैं डायमीटर्स को एक्सप्रेस करने के लिए ताकि हम इजीली क्लासिफाई कर सके जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉलिड है, आप उसको ब्रांड कर सके। जैसे कि आपके पास होता है कि आप कहते हैं कि यार लेट से कि आपके पास जो है आप सेब लेने गए, आपके पास एक बड़ा सेब भी था, दरमियाना भी था, छोटा भी था, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा सेब दरमियाने थे तो आप कहेंगे कि भाई ये सारे सेब दरमियाने साइज के थे। लेकिन अगर आपके पास सारे सेब छोटे साइज के हैं, मैक्सिमम आपके छोटे साइज के हैं, कुछ दो चार बड़े हैं, तो आप उस हिसाब से इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई अब आपके पास वो साइज किस तरह का था। तो हमारे पास जो पहली इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो वॉल्यूम या मैस मीन डायमीटर है, यानी कि जब आप उसको कह सकते हैं कि आप एवरेज डायमीटर या मीन डायमीटर, हमारे पास जो मीन डायमीटर है उसको अगर आप वॉल्यूम या मैस की बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास dv इज इक्वल टू समेशन ऑफ n1 d1 4 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n1 d1 क्यूब। तो dv यहाँ पे वॉल्यूम या मास मीन डायमीटर है, n1 हमारे पास मैस फ्रैक्शन है और d1 हमारे पास मीन डायमीटर है। अच्छा अब इस फॉर्मूले को देखकर आपने घबरा नहीं जाना, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है अगर आप कार्ड दे दो आपके पास यहाँ पे D1 बच जाएगा, नहीं, इसको इस तरीके से आप नहीं हम लिखते। बेसिकली आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आपके पास जो सॉलिड्स हैं वो फ्रैक्शन आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं डिफरेंट साइजेस की। लेट से हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो हमारे पास साइज D1 है और उसकी जो मैस फ्रैक्शन है वो N1 है, और आपको पता है कि N1 का साइज किस तरह आता है। इसी तरह आपके पास D2 साइज की जो मैस फ्रैक्शन है वो आपके पास जो है वो N2 है, N2 है। तो अब आप क्या करेंगे, D1 के साइज का की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे N1 के साथ। इसी तरह आप D2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे N2 के साथ, और बाद में जो आपके पास प्रोडक्ट आया है यानी कि N1 D1 4 और जो N2 D2 4 आप उसको सम कर लेंगे। इस तरह आपके पास ये न्यूमिनेटर या टॉप वाली टर्म आ जाएगी।
डिनोमिनेटर निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, आपके पास जो एक साइज D1 है, जो डायमीटर आपके पास जो साइज D1 होगा, उसकी जो मास फ्रैक्शन होगी N1, आप उस D1 का क्यूब लेकर उसकी मास फ्रैक्शन N1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आप लेट्स से अगर उसके अंदर एक दूसरी फ्रैक्शन भी मौजूद है जो कि साइज D2 की N2 है, तो आप D2 का क्यूब लेंगे और उसको N2 उसकी मास फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर ये जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनका सम लेंगे और आपके पास ये आ जाएगा वॉल्यूम या मास मीन डायमीटर। इसी तरह हमारे पास एक और डायमीटर है जिसको हम कहते हैं सरफेस मीन डायमीटर। सरफेस मीन डायमीटर आपको बेसिकली सरफेस के हिसाब से डायमीटर देता है, यानी कि जो डायमेंशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो आप सरफेस को यूज कर रहे हैं अपने डायमीटर को एक्सप्रेस करने के लिए। आप एक सिंगल डायमीटर निकालने के लिए, एवरेज डायमीटर निकालने के लिए अपने प्रोडक्ट का, तो इस टर्म के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ds है वो सरफेस मीन डायमीटर है। आपका जो N1 है बिल्कुल लास्ट एक्सप्रेशन की तरह आपका मास फ्रैक्शन है, जबकि जो D1 है वो आपके पास मीन डायमीटर है। अब बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा है कि आपके पास जो D1 साइज होगा उसकी मास फ्रैक्शन N1 है। हो सकता है इसके अंदर लेट्स से कि अगर आपके पास 3 फ्रैक्शन है तो उसके अंदर हो सकता है कि D2 साइज हो जिसकी मास फ्रैक्शन N2 होगी। अगर आपके पास कोई D3 साइज है उसकी मास फ्रैक्शन आपके पास जो है वो N3 होगी। तो आप क्या करेंगे, D1 का क्यूब को लेकर उसको N1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह D2 के क्यूब को N2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, D3 के क्यूब को आप N3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में इन सारे प्रोडक्ट का सम ले लेंगे तो आपके पास ये न्यूमरेटर की टर्म आ जाएगी। इसी तरह आप इनके स्क्वायर D1 के स्क्वायर, D2 के स्क्वायर और डी कर आप न्यूमरेटर की टर्म ले लेंगे। जब डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास सरफेस में डायमीटर आ जाएगा। इसी तरह हम लेंथ मीन डायमीटर भी निकाल सकते हैं कि जो लेंथ मीन डायमीटर होगा बेसिकली आप उसके लिए लेंथ मीन डायमीटर निकालने के लिए आप एक सॉलिड्स का एवरेज डायमीटर निकाल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स है जिसका आप एवरेज डायमीटर निकाल रहे हैं। उसके लिए जो डायमेंशन यूज कर रहे हैं वो लेंथ को यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके अंदर डीएल को लेंथ मीन डायमीटर से, डीएल यानी कि लेंथ मीन डायमीटर से, और पास जो N1 है वो मास फ्रैक्शन होगी जैसे आपको पता है, और D1 उस मास फ्रैक्शन आपके पास यानी कि जो D1 मीन डायमीटर है उस डायमीटर की जो मास फ्रैक्शन है वो N1 है। बिल्कुल लास्ट एक्सप्रेशन की तरह आप इसको DL को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो मास फ्रैक्शन आपके पास D1 एक डाया है, पर्टिकुलर डाया के आपके पास जो मास फ्रैक्शन N1 है उस डायमीटर का स्क्वायर ले लेंगे D1 स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी मास फ्रैक्शन N1 के साथ। इस तरह जितने भी डायमीटर इसके अंदर मौजूद होंगे उनकी पर्टिकुलर मास फ्रैक्शन के साथ आप इसको ऑब्टेन करके आप उनका सम लेकर आप ये डीएल निकाल सकते हैं। ये जो सारा काम है बेसिकली ये आप साइज एनालिसिस के साथ के जरिए करते हैं। इसके लिए आप सीफ शेकर यूज करेंगे। आपके पास सीफ शेकर लगा होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे पास लास्ट आपने यहाँ हमारे पास लास्ट इसमें देखा था, ये हमारे पास सीव एनालिसिस हमारे पास यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर सीव एनालिसिस हमारे पास मौजूद था। सीव एनालिसिस में हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की स्क्रीन लगी हुई थी। आपके पास इस तरह हर स्क्रीन की आपके पास पता होगा इस स्क्रीन की कितनी ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इस स्क्रीन की जो ओपनिंग है वो 500 मैश हो, 100 मैश हो, आगे आपके पास यहाँ पर फिर 50 मैश हो, यहाँ पर आपके पास इस तरह आपके पास डिफरेंट किस्म के मैश साइजेस होंगे। आप उनके पास ये मैश फ्रैक्शन आपके पास आ जाएंगी और आप उन मैश फ्रैक्शंस को यूज कर कर आप उसको हम जो है इसको प्रोडक्ट में उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पास ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पर जब आपके पास D1 एक पर्टिकुलर साइज है का डाया है, आपको उस मैश का पता होगा कि कितना उसके ऊपर डाया आ सकता है, उसका उसकी ओपनिंग कितनी है और मैश फ्रैक्शन कितना ऑब्टेन हुआ है वो आप हासिल कर लेंगे और फिर आप इस तरीके से इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करके आप लेंथ मीन डायमीटर निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन डायमीटर या मीन लेंथ डायमीटर है। इसके अंदर और लेंथ जो आपके पास लेंथ मीन डायमीटर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास हम इसको D-L से इसको लिखते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे बिल्कुल इसी तरह
पास D2 उसकी जो फ्रैक्शन होगी N2, और इसी तरह आपके पास, यानी कि इसको आप ये कह सकते हैं कि लेट से आपके पास जितनी भी स्क्रीन लगी होंगी, जितनी भी स्क्रीन लगी होंगी, उन सारी स्क्रीन को आप इस तरीके से समाप्त कर सकते हैं, और आप उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आप D-L या आप अरिथमेटिक मीन डायमीटर हम निकाल सकते हैं। एक दफा हम जरा रिवाइज कर लेते हैं कि मैश नंबर क्या होता है। जो मैश नंबर होता है वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स या होल्स आपके हो सकते हैं, कि टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स, होल्स या स्क्वायर्स पर लीनियर इंच ऑफ अ स्क्रीन या सीव, उसको हम कहते हैं मैश नंबर। तो आप मैश नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेट से अगर आपके पास 4 मैश नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि उस स्क्रीन के 1 लीनियर इंच के अंदर 4 स्क्वायर्स हैं, 4 होल्स हैं, 4 ओपनिंग्स होंगी। इसका मतलब है उस सीव या स्क्रीन का 4 मैश नंबर है। मैश नंबर का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं मैश नंबर के। नॉर्मली एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, आईएमएम है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड माइनिंग, ये आईएमएम स्टैंडर्ड है, यूएस टाइलर है, यूएस एएसटीएम है। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इन सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर आपके पास सीव नंबर तो दिए हुए हैं, लेकिन हर स्टैंडर्ड के सीव नंबर की जो सीव ओपनिंग, उसका जो डायमीटर है वो डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, कि हम यहाँ पर लेट से कि आप देख सकते हैं कि मैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड बीएसएस की बात कर रहा हूँ। उसके एक सीव नंबर है हमारे पास 200। उस सीव नंबर के अंदर यहाँ पे जो नॉमिनल एपर्चर है, एपर्चर का मतलब है कि उस होल के अंदर, हम एक होल की बात कर रहे हैं, एक एवरेज होल की बात कर रहे हैं, उस स्क्रीन का उसका कितना डायमीटर होगा। हम 200 मैश की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर 200 मैश के अंदर उसका जो साइज है 76 माइक्रोमीटर है ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन जब हम आईएमएम की बात करते हैं, उसके अंदर जो 200 मैश है, उसके जो स्क्रीन साइज है वो 63 माइक्रोमीटर है। इसी तरह यूएस टाइलर के अंदर 200 माइक्रोमीटर है, लेकिन उसका जो स्क्रीन साइज है वो 74 माइक्रोमीटर है। इसी तरह यूएस एएसटीएम का जो आपके पास स्क्रीन साइज जो सीव नंबर 200 है, उसका जो सीव नंबर है वो 74 है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे, ऑल्दो दे ऑल 200 मैश नंबर, लेकिन उनकी जो एक्चुअल सीव जो स्क्रीन ओपनिंग या उनका जो पोर साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप एक ही स्टैंडर्ड की स्क्रीन यूज करें। या तो आप बीएसएस यूज करें, या आईएमएम यूज करें, या यूएस टाइलर यूज करें, या यूएस एएसटीएम यूज करें। नॉर्मली हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, अपने एनालिसिस के लिए यूएस टाइलर या यूएस एएसटीएम यूज करेंगे। माइनिंग के लिए आईएमएम को इफेक्टिवली यूज किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कि जैसे ये आप पहले भी देख चुके हैं, हमारे पास सीव एनालिसिस के अंदर जब आप सीव शेकर के अंदर आप सीव अपनी प्लेस करते हैं, तो जिस जो स्क्रीन जिसका मैश नंबर सबसे कम होगा, लेट से कि 4 मैश नंबर की जो स्क्रीन है वो आप टॉप पे प्लेस कर देंगे, और जिस मैश का सबसे ज्यादा मैश नंबर होगा, लेट से 200 मैश वाली जो स्क्रीन होगी वो बॉटम पे प्लेस कर देंगे। 4 मैश का मतलब 1 लीनियर इंच के अंदर, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 4 आपके पास जो है वो होल्स होंगे, और जब के पास इस 1 लीनियर इंच के अंदर हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर अगर ये 200 मैश है, तो यहाँ पर 200 आपके पास ये उसके अंदर ओपनिंग्स होंगे, 200 स्क्वायर्स होंगे। इस तरीके से हम सीव एनालिसिस के अंदर, सीव शेकर के अंदर अपनी स्क्रीन को प्लेस करते हैं। इसी तरह हमारे पास जब सीव एनालिसिस के अंदर स्क्रीन को प्लेस किया जाता है, तो एक बहुत ज्यादा जो ख्याल किया जाता है वो ख्याल ये किया जाता है कि जब आप इन सीव्स को प्लेस करें, तो आपने उनको इस तरीके से प्लेस कर, आपके पास जो ये इनका जो इस स्क्रीन ओपनिंग्स और जो ये रेशो है, आपने एक रेशो मेंटेन करनी है। वो रेशो क्या क्या होगी, आपकी वो रेशो मेंटेन करनी है, या वो रेशो 2 हो, या 2 टू द पावर 1/2 हो, या 2 टू द पावर 1/4 हो। इसका मतलब क्या है, लेट से फॉर एग्जांपल अगर हम टाइलर की बात करते हैं, तो आप यूज करेंगे 4, 8, 16, 32, 65, 150, 325, क्योंकि देखें 8 और 4 की जो रेशियो है वो 2 है, 16 और 8 की रेशियो 2 है, 32 और 16 की रेशियो 2 है, 65 और 32 की ऑलमोस्ट 2 है, 150 और 65 की रेशियो भी ऑलमोस्ट 2 है, और 325 और 150 की रेशियो भी ऑलमोस्ट 2 है। इस तरीके से आपने इसके रेशियो को मेंटेन करना है।
एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 करें या 2⁴ करें, तीनों को नहीं कर सकते। आप 2 करेंगे या 2⁴ करेंगे या 2⁴ करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग से क्या मतलब है? एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि जो आपका ये आपकी रेशो है कि आपका मैस ऑफ द मटेरियल, कितना मैस ऑफ द मटेरियल आपकी उस स्क्रीन में से पास कर रहा है और उसका केपेबल कितना है कि आप उसके अंदर से हम तो इसको आप किस तरीके से करते हैं। लेट्स से कि आपको पता है कि आपके पास पता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो लेट्स से कि अगर 100 माइक्रोमीटर की डाया की स्क्रीन लगी हुई है, उसका जो मैश साइज है 100 माइक्रोमीटर है और 100 माइक्रोमीटर का मतलब यह है कि 100 माइक्रोमीटर के सारे पार्टिकल्स उसमें से गुजर सकते हैं, लेकिन आपका कितना मैश गुजर रहा है ये एक्चुअली उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा होगा कि आया सारे का सारा गुजर रहा है तो 100% है, लेकिन अगर कम गुजर रहा है तो उसकी परसेंटेज कुछ कम होगी। तो आपके पास रेशियो ऑफ द मैश ऑफ द मटेरियल जो कि उस स्क्रीन में से पास कर रहा है और आपके पास जो आपकी कैपेबिलिटी है उस स्क्रीन की, आप इस चीज को की मदद से आप अपनी स्क्रीन एफिशिएंसी को आप बताते हैं। जो आपकी रेशियो होती है वो आपकी साइज ऑफ द मटेरियल की बुनियाद पर चेंज होती रहती है। जैसे यानी कि जैसे कि आपके पास जैसे जैसे अगर आपके पास एक मिक्सचर आया उसके अंदर डिफरेंट साइज की फ्रैक्शन मौजूद है, आपकी रेशियो भी चेंज हो जाएगी। तो जो रेशियो होती है आपकी, वो आपकी साइज ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह हमारे पास जो स्क्रीनिंग एफिशिएंसी है उसके अंदर आपके पास जो एक रेट ऑफ पैसेज एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स का किसी भी गिवन साइज का वो डिपेंड कर रहा होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली आपके पास उस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स जो कि उस स्क्रीन पर किसी भी टाइम पे मौजूद है। क्या मतलब इसका कि देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर साइज के यानी कि इस साइज के अगर आपके पास पार्टिकल ज्यादा हो तो उनका पैसेज भी ज्यादा होना चाहिए। अगर वो उनका कम, तो इसी तरह हम इसको डिपेंड कर सकते हैं कि आपके पास बेसिकली किसी भी स्क्रीन पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आपके पास उस साइज का कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर 100 माइक्रोन्स का मटेरियल ज्यादा पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उस स्क्रीन में से वो पार्टिकल ज्यादा पास करेंगे, अगर उसमें से कम पड़ा हुआ है तो उस स्क्रीन में से वो कम पास करेंगे। एक हमारे पास एक सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है, हम किस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग को हम मैथमेटिकली जो है उसको डिनोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास W कोई मैस ऑफ पार्टिकल्स है किसी पर्टिकुलर साइज का ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम t, तो उसको आप लिख सकते हैं कि वो dW/dt इज इक्वल टू -kW, क्योंकि जब आप स्क्रीन के ऊपर कोई मैस डालते हैं तो ऑब्वियसली वो मैस जब आपके पास करता जाएगा और उसके लिए अल्टीमेटली वो कम होता जाएगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन लगाया है। जो k है वो एक कांस्टेंट है, वो डिपेंड कर रहा है आपके जो सॉलिड्स हैं उनके साइज शेप के ऊपर पर्टिकुलर गिवन स्क्रीन के ऊपर। तो हम जब भी हम बात करेंगे तो हम इसके साथ में स्क्रीन एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीनिंग के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि W2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर माइनस KT, जिसकी मदद से हम स्क्रीनिंग एफिशिएंसी को हम मालूम कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास जब भी हम स्क्रीनिंग एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपके पास लेट्स से कि आपके पास जो पहली स्क्रीन थी उस पहली स्क्रीन के ऊपर या उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर उस स्क्रीन के डाया से बड़े पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में पड़े हुए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 100 माइक्रोन की वो पर्टिकुलर स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन आपके ऊपर जो 40% जो पार्टिकल्स हैं उस स्क्रीन के ऊपर वो जो है वो 500 माइक्रोन्स के हैं। उस वजह से आपकी जो कैपेसिटी है उस स्क्रीन की वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगी। मतलब ये है कि आपके पास जितने ज्यादा पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर डाया के होंगे जो कि उस स्क्रीन का डाया है, आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो आपकी ज्यादा होगी, वरना उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी, उसकी कैपेसिटी भी कम होगी। अब स्क्रीनिंग करनी कितनी देर के लिए है? आपने
जब सीव शेकर के अंदर अपना प्रोडक्ट आपने डाल दिया उसका सीव एनालिसिस करने के लिए, तो नॉर्मली हम सीव एनालिसिस जब सीव शेकर में डालते हैं तो हम स्टैंडर्ड टाइम, कोई टाइम इंटरवल फिक्स ले लेते हैं, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, डिपेंड करेगा आपका किस किस्म का प्रोडक्ट है, किस किस्म का एक्सपेरिमेंट है, उस हिसाब से हम कोई फिक्स इंटरवल यूज कर लेंगे। या अगर आप फिक्स इंटरवल यूज नहीं करते, जैसे कि अगर आप फर्ज करते हैं, हम सीव शेकर की बात नहीं करते, अगर आपके पास जस्ट कोई सीव आपके पास लगी हुई है, तो आप सीव, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सीव यूज करते हैं, वो जब सीव आप यूज करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप लेट से कि आपके पास सैंड के अंदर आपके पास कोई बजरी मिली हुई है, कोई ग्रेवल मिला हुआ है, आप उस सैंड को अलग करना चाहते हैं उस बजरी में से, तो आपने कोई छाननी लगा दी है, तो अब आप उस छाननी में से उस टाइम तक वो करते रहेंगे जब तक कि आपके पास सारा प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट ना होगा, वो आपकी सारी सैंड सेपरेट ना हो, या आप उस वक्त तक सेपरेशन करते रहेंगे कि जब आपके पास, यानी कि जैसे आपको बताया कि रेट ऑफ स्क्रीनिंग कम ना हो जाए, जैसे कि आपने देखा कि जब सारी की सारी सैंड निकल जाएगी तो अब आपकी कोई मजीद सेपरेशन नहीं हो जाएगी, या आप उसके लिए कोई फिक्स्ड वैल्यू, कोई टाइम इंटरवल फिक्स कर देंगे कि आप कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कोई जो है इतने 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए आप उसको उसकी हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उसको ड्राई मटेरियल भी कर सकते हैं। किस तरीके से? हमारे पास अगर हम वेट स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो वेट स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि आपके पास वाटर की मदद से आप अपनी जो आपका सॉलिड है उनको आप जो है वो कंटिन्यूसली वाटर से वॉश करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के साथ मिक्स होके इजीली वो आपके ड्रेन होते रहेंगे, सेपरेट होते रहेंगे, और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो रिटेन रहेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है, लेट्स से अगर आपका मटेरियल कोई स्लरी है, कोई आपका मटेरियल है उसके अंदर वाटर या कोई मिक्स, कोई उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद था, अब अगर आप ऐसे मटेरियल को जब आप स्क्रीनिंग करेंगे तो आपकी जो सीव्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगी, सीव्स का जो है वो सुराख उनके बंद हो जाएंगे। इस वजह से इस क्लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप वेट स्क्रीनिंग करेंगे तो आपकी कोई क्लॉगिंग नहीं होगी, आप कॉन्टिन्यूसली स्मॉल पार्टिकल्स को वाटर की मदद से आप इजिली सेपरेट करते रहेंगे। तो बेसिकली वेट स्क्रीनिंग जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो उससे आप उस स्क्रीन की कैपेसिटी को इंप्रूव कर लेते हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं, और जो आपकी साइजिंग एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उस वाटर के साथ इजीली नीचे तक सेटल होते जाएंगे, और आपका जो है जो साइजिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वेट स्क्रीनिंग का तरीकाकार क्या है कि वेट स्क्रीनिंग के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं, जो आपके पास फीड स्टॉक है, जो आपके पास सॉलिड प्रोडक्ट है जिसको आपने सेपरेट करना था, उसके साथ ही टॉप पर आप वाटर को ऐड कर देते हैं, या आप उसको वाटर को कॉन्टिन्यूसली उस मटेरियल के ऊपर स्प्रे करते रहते हैं, और इसकी मदद से आप इस तरीके से वेट स्क्रीनिंग करते रहते हैं। जब आप कॉन्टिन्यूसली जो स्प्रेइंग है, ये माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने ओर्स को वॉश करना होता है मिनरल्स रिकवर करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो आर्टिसन माइनिंग है, जैसे कि आपके पास गोल्ड के लिए माइनिंग करते हैं, तो गोल्ड के साथ आपका और भी ओर्स होंगी, उसको वॉश अप करने के लिए वो कॉन्टिन्यूसली वाटर के साथ उसको वॉश करते रहते हैं, ताकि आपकी जो सैंड या ग्रेवल या रॉक्स हैं वो उसकी वो अलग हो जाए, और आपके पास जो गोल्ड है वो इजीली कलेक्ट हो जाए। तो जो वेट स्क्रीनिंग है, नॉर्मली हम इसको आर्कियोलॉजी में, या आर्कियोलॉजी कहते हैं कि जो आप पुराने समय आसार कदीमा, जो कहते हैं कि भाई मोहनजोदाड़ो वगैरह के जो आसार कदीमा, आप जमीन खोदते हैं नीचे से कोई आपको पुरानी चीजें मिलती हैं, आर्कियोलॉजी या मिनरल और एक्सट्रैक्शन के अंदर इसको वेट स्क्रीनिंग के अंदर हम यूज करते हैं। वेट स्क्रीनिंग के अंदर जो सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपके पास वेट स्क्रीनिंग के अंदर पानी की आपको पैसे भरने पड़ेंगे, एडिशनल कॉस्ट है वाटर कंजम्पशन की, और उसके साथ साथ देखिए आपने बाद में फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको ड्राई चाहिए होगा, तो आपको उसको फिर आपने ड्राई करना पड़ेगा। वेट से जब आप किसी चीज को ड्राई करेंगे तो आपको हीटिंग यूज करनी पड़ेगी, हीटिंग करने के लिए आपको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, और ये सारी आपके पास कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो वेट स्क्रीनिंग होती है वो नॉर्मली कॉस्टली होती है। हम केमिकल इंडस्ट्री के लिए नॉर्मली जो ड्राई स्क्रीनिंग है वो प्रेफरेबल है, बिकॉज वी वांट टू सेव द कॉस्ट, और आपके पास जो कॉस्ट ऑफ ड्राइंग है वो उसी सूरत में बच सकती है कि जब आप ड्राई स्क्रीनिंग करें। लेकिन आप लोगों ने इस तरह
हम बाज औकात केमिकल इंडस्ट्री में आप वेट स्क्रीनिंग उस वक्त भी करते हैं, लेट्स से अगर आपके पास जो सॉलिड आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज्यादा फाइन है, डस्ट का खर्चा है, डस्ट एलर्जी का खतरा है, या उसके अलावा आप चाहते हैं कि आप जो है अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, हो सकता है कि आप इसलिए, या बाज औकात ऐसा भी होता है कि आपके पास अगर कोई कंबस्टेबल मटेरियल है जो कि जल सकता है, या आपके पास एक्सप्लोसिव कोई मटेरियल है जिसके एक्सप्लोजन का खतरा है, तो आप वेट यूज करेंगे। जब आपके पास जो सॉलिड्स है उनकी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो आप जब वाटर ऐड कर देते हैं तो आपके पास उसके तबाह, उसके एक्सप्लोजन का खतरा कम होगा। तो एक्सप्लोसिव मटेरियल की ग्राइंडिंग करने के लिए और उनकी सेपरेशन करने के लिए आप फिर जो है वेट स्क्रीनिंग यूज करेंगे, आप वेट ग्राइंडिंग यूज करेंगे, उस वक्त आप ड्राई स्क्रीनिंग यूज नहीं करेंगे, वरना आप ड्राई स्क्रीनिंग यूज करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी ओके, आई एम अनएबल टू शो यू दिस वेट स्क्रीनिंग। तो मैं क्या करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ ये जो वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं आप लोगों के साथ इसके साथ ही, तो आप ये वीडियो भी देख सकेंगे और इसको चेक कर लेंगे कि आप इसको, ये जो वीडियो है तो आप उसको देख सकेंगे किस तरीके से हमारे पास ये जो स्क्रीनिंग होती है उसको हम वेट स्क्रीनिंग को हम करते हैं। आज के लेक्चर की हमारी जो रिकमेंडेड बुक्स थी, वो रिकमेंडेड बुक्स ऑलरेडी आप लोगों के पास गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज राइट मी एन ईमेल, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बट इफ यू हैव एनी क्यूरीज, प्लीज डू आस्क। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज जी।